हेलो एवरीवन, मैं एल के खत्री एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वो 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यस, 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स 10th तक आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, एक कॉमन स्टडीज की आप सब लोगों ने, लेकिन 10th के रिजल्ट्स के बाद काफी बच्चों ने साइंस लिया, काफी बच्चों ने कॉमर्स लिया और काफी बच्चों ने आर्ट्स लिया। नाउ व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द कॉमर्स? जैसे ही उन्होंने कॉमर्स लिया तो हमने अपने पिछले वीडियो में उनको बताया था कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। 7 सब्जेक्ट्स हैं, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, 2 थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। यस, स्टैटिस्टिक्स। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसी के रिगार्डिंग बताने वाले हैं कि आप 11th में स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस साल स्टैटिस्टिक्स की बुक में कौन कौन से आपके टॉपिक्स कवर होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 9 टॉपिक्स 9 चैप्टर्स के फॉर्म में कवर होंगे। द फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, थर्ड इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन विच यू विल लर्न अबाउट मीन, मीडियन, मॉड, fourth is measure of dispersion, then fifth is skewness of frequency distribution, sixth is permutation, combination and binomial expansion, seventh is sampling method, eighth is function and ninth is geometric progressions। स्टूडेंट्स देखा आपने, टोटल 9 चैप्टर्स हैं, मतलब 9 टॉपिक आप कवर करने वाले हैं स्टैट्स में। ये सब देखते हुए क्या आपको ऐसा नहीं लगता यार ये स्टैट्स सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ड कहां से आया? क्या आपके अंदर थोड़ी भी क्यूरियोसिटी नहीं आ रही, जिज्ञासा नहीं हो रही इसके बारे में जानने की? यस, मैं जानता हूं कुछ बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी, कुछ के अंदर थोड़ी कम, कुछ के अंदर बहुत कम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो डायरेक्टली उसके सम्स या चैप्टर्स पे नहीं जाना चाहिए, पहले उस सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज गेन करनी चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर ये सब्जेक्ट है किस बारे में, कब इसका जन्म हुआ, किस तरह से ये डेवलप हुआ, ये सारी बातें पहले हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन रट्टाफिकेशन। यस, अगर आप सिर्फ पैरेट की तरह, तोते की तरह रट लेंगे और ज्यादा मार्क्स हासिल कर लेंगे 90, 95, 100 वही चल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा मार्क्स नहीं आने चाहिए, 110% अच्छे मार्क्स लेने चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। आप बड़े बड़े फैक्ट्रीज में चले जाइए, बड़े बड़े कंपनीज में चले जाइए, अपने बिजनेसेस कर लीजिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप जुगाड़ू कहलाते हैं, यानी आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उस चीज का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है तो आप अटक जाएंगे। ऐसे में अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है आपको वहां से निकाल दिया जाए, मे भी हो सकता है आपको प्रमोशंस जैसे मिलने चाहिए वैसे ना मिले, मे भी आप हो सकता है कि लंबे टाइम तक एक ही जॉब करते रहें। तो क्या आपको सही लगता है सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना? आई एम नॉट टोटली एग्री विद दिस। सो दैट्स वाई हमने ये आज का लेक्चर बनाया जिसमें हम आपको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम जाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री क्या थी। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस और द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा एंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूं तो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ दैट स्टेट। लोगों की भलाई के लिए डेटा को इकट्ठा किया जाता था और उनका फिर इस्तेमाल किया जाता था। अगर मैं आपसे बात करूं तो सदियों पहले, सालों पहले सिर्फ जन्म और मरण का डेटा लिया जाता था ताकि पता चल सके कि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे और पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, तो उससे रिलेटेड दूसरे फैसले किए जा सकें। दिस वाज द स्टैटिस्टिक्स born. This was the things which was started in statistics. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। When did statistics start? Statistics may be said to have its origin in census count taken thousands of years ago. मैंने पहले आपसे कहा हजारों वर्ष पूर्व ये इस चीज का स्टार्टिंग हो चुकी थी। As a distinct scientific discipline, however,
इट वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, इट वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इस चीज ने अपना डेवलप रूप लिया, विकसित, एक बोलते हैं ना अच्छी तरह से विकसित हुआ 19वीं सदी में। जैसे कि अभी मैं आज आपसे पूछूं कौन सी सदी चल रही, तो 21st सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी में इसका डेवलप फॉर्म आ गया है और आज तो इसने बहुत अच्छा रूप ले लिया है। विदाउट स्टैटिस्टिक्स मैं नहीं समझता हूं कोई फील्ड में चल पा रहा है। आज हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सिंपल भाषा में आंकड़े, नंबर सिस्टम्स। अगर आपके पास प्रॉपर डेटा है, प्रॉपर नंबर्स हैं, तो आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, अपने बिजनेस में बहुत अच्छे फैसले ले सकते हैं, आप कंपनी में एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें डेटा और नंबर्स का खेल है। सो as the study of population economics and moral action, and later in that century as the mathematical tool for analyzing such numbers, हम उनका विश्लेषण करने लगे नंबर्स का, एंड उनको एक बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने लगे चीजों को, और अपनी जो आगे की रणनीतियां थी उसे बहुत अच्छी तरह से बनाने लगे। Who first used the word statistics? अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले किसने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो थे द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। आप देखिए वहां पे के लिखा हुआ है, was first used by German scholar Gottfried Achenwald in 1749 for analysis of data about the state। अपने स्टेट के लिए उन्होंने डेटा एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया। देन क्या योगदान है स्टैटिस्टिक्स का हमारी तरक्की में? तो बिफोर 1750 द स्टैटिकल डेटा वर मेनली बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स ऑफ डेटा एनालिसिस विदाउट एनी यूज ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक या प्रोबेबिलिटी आइडिया। बाय 18th सेंचुरी द टर्म स्टैटिस्टिक्स वाज यूज्ड फॉर सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा बाय स्टेट्स। यस, सिस्टमेटिक कलेक्शन, अच्छे ढंग से उसको कलेक्ट किया जाने लगा, उनको संभाल के रखा जाने लगा, ताकि आने वाले ईयर्स में सही निर्णय लेने के लिए हम उन डेटा का इस्तेमाल कर सकें। The initial result on probability theory were found in 17th and 18th century by two giants were Laplace and Gauss। इन दो दिग्गजों ने इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। The first statistical body, अगर मैं बोलूं पहली संस्था जो ऑफिशियली बनाई गई, The Royal Statistical Society was founded in 1834 in London। लंदन में सबसे पहले इसको 1834 में स्थापित किया गया। देन अगर मैं बात करूं मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की, तो वो क्या है? द एडवांस फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स वर डेवलप इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। गैल्टन एंड कार्ल पेरिसन, ये वर्ड याद रखिएगा, कार्ल पेरिसन, क्योंकि आगे चल के आप जो सम्स करेंगे वो इनके नाम से आएंगे कि यस यू हैव टू सॉल्व द सम विद द हेल्प ऑफ कार्ल पेरिसन मेथड या फॉर्मूला। यूज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इन साइंस, इंडस्ट्रीज एंड पॉलिटिक्स। In 1910 and 1920, Gauss and Fisher initiated the developed modern statistical science for the data having small samples। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछूं कि who was the father of modern statistics, तो सबसे पहले नाम आएगा the father of modern statistics सर रोनाल्ड लैमर फिशर, जिसे हम सर फिशर के नाम से भी फेमस हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक जेनेटिक, बायोमेट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, हर जगह उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया। अब जब हम ये सब सुनते आ रहे हैं तो कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये सब हम पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे इंडिया में कभी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया? क्या कभी किसी ने आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया? स्टूडेंट्स, यस, हमारे यहाँ पे भी, भारत में भी, हिंदुस्तान में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर मैं आपसे इंडियन रिकॉर्ड्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा कौटिल्य का। इन बुक ऑफ अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य देयर वाज रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ पीपल्स वाज फाउंड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त पीरियड। चंद्रगुप्त का जब राज्य था उस टाइम पे भी रिकॉर्ड्स पाए गए स्टैटिक फॉर्म में, यानी डेटा पाया गया जन्म और मरण का। यही नहीं, अकबर के राज्य में अगर मैं आपसे बात करूं, ड्यूरिंग द अकबर्स पीरियड इन इंडिया इन 16th सेंचुरी वी फाउंड स्टैटिकल डेटा रिटन बाय अबू फैजल इन द बुक इन ए अकबरी रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। यानी उस टाइम पे भी आंकड़े लिए जाते थे, आंकड़ों को विश्लेषण किया जाता था, उनको एनालिसिस किया जाता था और आगे की रणनीति बनाई जाती थी बहुत सारी चीजों को लेके।
इवन अगर मैं आपसे मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की बात करूं इंडिया में, तो हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टैटिस्टिक्स, तो वो थे प्रशांत चंद्र मेलनोबिस, जिसे हम शॉर्ट में पीसी मेलनोबिस के नाम से जानते हैं, वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टैटिस्टिक्स. He has established statistical laboratory at President's College, Calcutta in 1920. He has first introduced in India large-scale sample survey method. Then he has started ISI, Indian Statistical Institute in Calcutta in 1931. ये सब आप देख सकते हैं कब की बात है, जब इवन भारत आजाद भी नहीं हुआ था. Then he started first postgraduate course in statistics at Calcutta University in 1931. Postgraduate course. Now what is postgraduate? Masters. ग्रेजुएशन मीन्स बैचलर्स. तो इन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टार्टिंग किया. इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट IASRI इज अनदर इंस्टीट्यूट विच कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया. सो देखिए, इंडिया भी पीछे नहीं रहा है इन चीजों में. इवन इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एंड अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशन research OR was used in military projects. Yes, military projects में इसका इस्तेमाल हुआ during the Second World War. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हुआ था, आंकड़ों का इस्तेमाल हुआ था, उसका विश्लेषण हुआ था. In India, OR came into existence in 1949 with the opening of an OR in Hyderabad. In 1953, PC Melobius formulated the second 5-year plan. आजादी के बाद जो हमारा दूसरा 5-year प्लान बना था, वो भी उन्होंने इस टेक्निक की मदद से बनाया था. तो सोचिए स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है. तो क्या आप स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ेंगे? नो स्टूडेंट्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इस सब्जेक्ट को आपको सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है. इसका डीप नॉलेज गेन करना है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने. सीधा फर्स्ट लेक्चर से आप सम्स लेके बैठ गए और बस वो करने बैठ गए और मार्क्स हासिल कर ली. इट इज नॉट लाइक दैट. मैंने पहले ही कहा था आपको, आज का वर्ल्ड, जब आप आने वाले 2 साल और उसके बाद जो 3 साल ग्रेजुएशन, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी मिनिमम 5 से 7 साल पढ़ाई करने के बाद दुनिया में कदम रखेंगे, तो क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन ज्यादा काम आएगा रेदर देन रट्टाफिकेशन. सो इस चीज को पहचानिए. अब मैं आपसे सम अप करना चाहूं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को शॉर्ट में, तो मैं इसे किस तरह से बोलूंगा? मैं बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स इज द प्रोसेस ऑफ क्रिया. किस चीज की? आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब मैं अगर इनको हिंदी में बोलूं तो सबसे पहले क्या आएगा? आइडेंटिफाइंग, यानी कोई भी चीज को पहचानना या उसके बारे में कुछ निश्चय करना. देन उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना. देन उस इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित रूप देना, इस ऑर्गेनाइजिंग. देन उसके बाद उसका विश्लेषण करना, यानी एनालिसिंग करना कोई भी टॉपिक का. देन उसका विवेचन, यानी कि व्याख्या करना. एंड देन उस डेटा को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना. यस, ये सारी चीजें आती है स्टैटिस्टिक्स में. थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा कि व्हाई प्रेजेंटेशन इज सो इंपॉर्टेंट. एंड वो आपका सेकंड चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताएगा प्रेजेंटेशन किस रूप में की जाती है. आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट इज एंशिएंट स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क है. अगर मैं बोलूं पुराने जमाने में आपके दादाजी दादी के पास आते हैं और बोलते हैं, भाग्यवान, आज हमारे घर पे कुछ लोग खाना खाने आने वाले हैं, तो आप रात का भोजन तैयार रखना, डिनर रेडी रखना. अब ऐसे में दादी क्या पूछती है? दादी पूछेगी कि कितने जने आने वाले हैं, तो दादा बोलेंगे 15 से 20 जनों के आसपास आने वाले. दादी बोलेगी ठीक है. तो दादी ने यहां पे क्या किया? यस, नंबर दादा से पूछा, आंकड़े. क्यों? ताकि वो उतने जनों का खाना बना सके, ताकि अगर कम या ज्यादा लोग अगर उन्हें पता ना होता तो मे भी हो सकता है अगर ज्यादा लोग आ गए तो इंसल्ट हो जाएगा, या कम लोग आ गए तो खाना बच जाएगा. पर यही चीज अगर मैं आज की मॉडर्न मम्मियों की बात करूं और पापा घर पे आके बोलते हैं कि भाग्यवान, आज मेरे कुछ गेस्ट घर पे खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो प्लीज डिनर रेडी रखना. अब ऐसे में मम्मी उनसे पूछेगी, सबसे पहले पूछेगी, अच्छा कितने जने आने वाले हैं? तो पापा कहते हैं 15 से 20 जने. ओके, डेटा दे दिया, आंकड़े आ गए. अब मम्मी आगे क्या पूछेगी? अच्छा बता दीजिए उनमें से छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े बुजुर्ग कितने हैं और यंगस्टर्स कितने हैं. तो पापा पूछेंगे क्यों? तो मम्मी बोलेगी भाई बच्चों के लिए थोड़े से स्वीट्स बना दूं, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा अच्छा ग्रेवी वाला कुछ खाना या दाल चावल वगैरह सब्जी बना दूं,
और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए फास्ट फूड बना दूं, लाइक पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर। अब ये मम्मी ने क्या किया, डिटेल एनालिसिस किया, है तो स्टैटिस्टिक्स ही, डेटाज ही है। अब मम्मी ने क्यों किया, ताकि जो लोग खाना खाने आएंगे वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाएं, खुश होकर जाएं। तो दिस इज द मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। हम उन चीजों को एनालिसिस करते हैं। मैं चाहता हूं आज के बच्चे इस तरह से पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ना कि सिर्फ वंस अगेन आई एम सेइंग इट, आपको लगेगा बार बार सर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मार्क्स के लिए, बट मैं इस चीज को फील करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्रेसिंग इट। रेस्ट चॉइस इज योर, फैसला आपका है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। सो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स एंड एंशिएंट स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क था। अब फिर से अगर हम अपने टॉपिक्स पे वापस आ जाएं कि इस साल हम टोटल 9 टॉपिक्स सीखने वाले हैं। उन 9 टॉपिक्स में जो पहले के 3 चैप्टर्स हैं वो ज्यादातर स्कूल्स फर्स्ट टर्म में उन्हीं 3 चैप्टर्स को लेते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। इनमें से अगर मैं फर्स्ट चैप्टर आपको बताऊं तो वो थियोरिकल चैप्टर है, जिसमें आप क्या सीखते हैं, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहां से आया, जैसे मैंने आपको कुछ चीजें अभी बताई। देन मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। अब भाई क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटी डेटा क्या होता है, वो आप सीखते हैं। देन उसके बाद मीनिंग एंड डिफरेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये शायद 8th में हमने पढ़ा हुआ था, आपको 9th में पढ़ा था, आपको याद होगा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। वो तो एक बिल्कुल नॉर्मल चीज थी, इसमें आप एक बड़े रूप में उस चीज को समझते हैं। एंड उसके बाद आता है कि कलेक्टिंग मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, कि कहां से कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे उन्हें यूज किया जाता है। दीज आर द थिंग्स विच वी लर्न इन आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थियरी चैप्टर। देन सेकंड चैप्टर में आपको बताऊं तो इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसमें आप क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो आप मीनिंग और उसकी नेसेसिटी जानेंगे, जरूरत क्या, क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं डेटा डेटा डेटा, तो भाई डेटा क्यों इतना जरूरी है, और उसको क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए, छांटना क्यों चाहिए, उनको उसका विश्लेषण क्यों करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। उनमें टाइप्स वंस अगेन वही क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप स्क्रीन पे देखेंगे एक सम दिया हुआ है कि द एज ऑफ 20 एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस आर रजिस्टर्ड एज फॉलोज। प्रिपेयर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेंथ एज 5 फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो वहां पे झुंड में कुछ एजेस दी हुई है, 22, 28, 33 ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म में देना है। जैसे मैंने टेबुलर फॉर्म बनाया तो आपने देखा मैंने पहला कॉलम लिखा एजेस का, इट इज एक्सआई कहा जाता है इन ईयर्स। तो वहां पे आपने देखा 20 से 25, 35 से 30, 30 से 35, 35 से 40। मैंने 5 का ग्रुप लिया क्योंकि क्वेश्चन में 5 का ग्रुप था। अगर 10 बोलता तो मैं 10 का लेता। मिनिमम नंबर हमने देखा, मैक्सिमम नंबर देखा, एंड वी फाउंड आउट दैट दिस टाइप ऑफ क्लास। फिर उसके बाद आप बीच में देख रहे हैं टेली मार्किंग, ये आपने 8, 9 में सीखा हुआ है। तो ये क्या था कि हम लोग वहां से झुंड में से डेटा उठाते हैं और जहां पे जिस ग्रुप में आता है वहां पे टिक करते हैं। एंड फाइनली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे हम एफआई कहते हैं, वहां पे हमने इस तरह से लिख लिया। अब जब आप ये प्रेजेंट करते हैं तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है रेदर देन वो जो पहले क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। छोटा सा एग्जांपल, डिटेल में तो हम चैप्टर वाइज सीखेंगे ही। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डायग्राम। ये मैंने आपको कहा था कि आगे जाके कि क्यों मैंने आपको कहा था प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन का बहुत अहमियत है और प्रेजेंटेशन के लिए ही हम डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पिछले 5 साल का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। अब ऐसे में मैं 50 पेजेस या 100 पेजेस का एक पूरा लीफ नोट, मैं पूरा एक लीफ नोट बना के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहा हूं। डू यू थिंक दे विल स्टडी ईच एंड एवरी पेज? नो। व्हाई? क्योंकि जितना ज्यादा आपका डेजिग्नेशन ऊपर होता जाता है उतना ज्यादा आपके पास टाइमिंग कम होता जाता है। एवरीवन हैज 24 आवर्स इन अ डे, उनमें से 8 से 10 घंटे ही वर्किंग आवर्स होते हैं मेजर अगर देखा जाए तो। अब ऐसे में सोचेगा मैं इतने सारे पेजेस पढ़ूं और फिर डिसीजन लूं, ऐसे में वो क्या चाहता है कि जो भी प्रेजेंटर हो वो कुछ डायग्राम्स का इस्तेमाल करके, कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल करके इजीली उस चीज को समझाए। तो इसीलिए हम लोग जो अपने आंकड़े, हमने डेटा इकट्ठा किए होते हैं, उसे हम पिक्टोरियल फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी इंप्रेशन भी वहां अच्छी पड़ती है, सामने वाले को चीज भी जल्दी समझ में आती है एंड डिसीजंस भी फास्ट लिए जाते हैं। आज के टाइम पे डिसीजंस टेकन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सही टाइम पे आप सही डिसीजंस नहीं लेते हैं तो वैसे ही आप
पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने टाइप के डायग्राम्स होते हैं, तो अगर हम देखें स्क्रीन पे तो बार डायग्राम होता है, मल्टीपल बार डायग्राम होता है, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम होता है, सर्कल डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम, ये सारे अलग अलग टाइप के डायग्राम्स होते हैं जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। नाउ फॉर लर्निंग दिस वी नीड ग्राफ्स ऑल्सो। देन चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा इसका बेस तो ऑलरेडी आपने पिछले साल पढ़ चुके हैं, यस, स्टैंडर्ड 10th में जो आपका चैप्टर 14 था स्टैटिस्टिक्स, उसी का यहाँ पे एक लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि थोड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म, पर ज्यादातर 50 to 60% तो आपका लास्ट ईयर वाला ही कवर करेगा, जिसमें आप मीन, मीडियन और मॉड के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इन लॉकडाउन पीरियड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपका टाइमिंग भी वेस्ट नहीं होगा और घर पे आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। सो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। जाने से पहले सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि वी आर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ विद द टीम ऑफ एक्सपर्ट। हम अपने एक्सपर्ट टीम के साथ सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे पढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, सो यू हैव टू डोंट वरी अबाउट टू पे मोर टू इंडिविजुअल टीचर्स। आप हर एक को अलग अलग फीस दें, ज्यादा फीस दें, अपना टाइम वेस्ट करें, 1 घंटा यहाँ जाएं, 1 घंटा वहां जाएं, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए अलग जाएं, इट इज नॉट एडवाइजेबल एंड नॉट गुड। और एक मैं अगर आपसे मन से पूछूं, क्या इस टाइम आपको सही लगता है कि अपने पेरेंट्स पे, अपने डैड पे, अपने पापा पे इतना प्रेशर डालना फीस का, रेदर देन हमें जहां पे एवरेज फीस में हमें अच्छा गाइडेंस मिल रहा हो वहां नहीं ज्वाइन करना चाहिए कि हमें ज्यादा फीस पेड करनी चाहिए? डिसीजन इज योर। हर टीचर अपने तरह से बेस्ट कोशिश करता है पढ़ाने की। आपको किसका समझ में आता है? अगर आपको नॉर्मली एक एवरेज फीस में अच्छी तरह समझ में आता है तो क्यों पेरेंट्स पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं ज्यादा फीस के लिए? बस ये मेरी मन की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं हमारे स्टडी पैटर्न के बारे में, हमारे लेक्चर शेड्यूल्स के बारे में, हम अपनी एप्लीकेशन पे किस तरह से पढ़ाते हैं, इवन लॉकडाउन के बाद हमारी क्या प्लानिंग है, सपोज आज आपने कोई बड़े ग्रुप्स में एडमिशन ले लिया जहां पे काफी बच्चे हैं, लॉकडाउन के बाद जैसे ही हम सुन रहे हैं कि अगस्त या सितंबर, 15 अगस्त या 1 सितंबर आसपास स्कूल्स और ट्यूशन क्लास खोलने की परमिशंस मिलेंगे, उस टाइम पे अगर ज्यादा बच्चों का परमिशन नहीं मिला, 100% की तो बिठाने की परमिशन मिलेगी नहीं, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मे बी 30, 40 या 50% बच्चे की ही परमिशन मिलेगी। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड वी विल टेक ओनली 1 बैच ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ताकि उनको हम 2 में कन्वर्ट करके 15-15 बच्चे बिठा के ही पढ़ा सकें। अब ऐसे में अगर आप बड़ी बैचेस पे एडमिशंस लेते हैं, हाउ दे विल डू इट? अगर आगे चल के उन्होंने बोल दिया कि हम ऑल्टरनेट डेज पढ़ाएंगे या हाफ टाइम पढ़ाएंगे, इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू टेक द डिसीजन व्हाट यू हैव टू डू। क्या उनके पास क्लियर प्लानिंग है? फिर सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि आप उनसे ये सब पूछें। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो फील फ्री टू कॉल अस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 12 to 6 PM ऑन गिवन नंबर्स। नीचे स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी वक्त, हम आपको सामने से कॉल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इसे कंडक्ट करेंगे मेरी टीम के एक बहुत अच्छे टीचर जय सर, जो MCOM B.Ed हैं और मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। सो आप समझ सकते हैं कि वो कितना डेडिकेटेडली पढ़ाते होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज 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 टेक प्रिकॉशन व्हाइल गोइंग आउटसाइड एंड बी सेफ। जय हिंद।